हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड इट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी इन द टोटल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन फ्रॉम ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज sought to be achieved by Indian government by the year 2022 is। यहाँ पर जो परसेंटेज शेयर रहेगा इलेक्ट्रिक पावर का सोलर एनर्जी से, वो आपका टोटल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से उनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2022 तक में कितना माना जाएगा। कॉन्ग्रुएंट टू अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 57.1%, 65.5%, 47.5% या फिर लगभग 75%. So the right answer is 57.1%. Next, as part of intended nationally determined contribution, Indian government through additional forest and tree cover has resolved to create an additional carbon sink in terms of carbon dioxide equivalent by year 2030 to the extent of option number A is 3.5 to 4 billion tons, 2.5 to 3 billion tons, 1.5 to 2 billion tons and 1 to 1.5 billion tons. And the right answer for this question goes to option number B, that is 2.5 to 3 billion tons. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। अब इनमें से कौन सा आपका मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड है? एवलांच है, कोस्टल इरोजन है, लैंडस्लाइड है या फिर ब्लिजार्ड है। तो मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड की अगर हम बात करें तो ये है आपका ब्लिजार्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडियन रैंकिंग 2016 की इंडियन रैंकिंग में इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट फर्स्ट आया था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली यानी JNU है आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद CU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IIS, Institute of Chemical Technology ICT Mumbai, and the right answer for this question goes with option number C, that is Indian Institute of Science Bangalore. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। हमारी जो इंडिया है वहाँ पर जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये आपको फॉर्मल एजुकेशन देती है, ये सप्लीमेंट है, हम कह सकते हैं एक तरह का सप्लीमेंट है इनफॉर्मल एजुकेशन का, ठीक है। ये एजुकेशन की कॉस्ट को कम करती है, ये फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस करती है या फिर ये एजुकेशन के एक्सेस को इन्हेंस करती है। तो देखिए बिल्कुल सप्लीमेंट है ये फॉर्मल एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन की कॉस्ट भी इसमें कम होती है। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स करते हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम रहती है इन कंपैरिजन टू योर रेगुलर कोर्स, ओके। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस करती है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सही बात है, ये एजुकेशन की तरफ एक्सेस करने को इन्हेंस करती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती कि वो सिर्फ पढ़ाई पर डिपेंड रहें, तो वो अपने जॉब करते हैं, साथ ही साथ अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन से स्टडी करना चाहते हैं तो ये उनके लिए ईजी रहता है। इसीलिए मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देना ही इसका जो है वो मोटिव है, ज़्यादातर लोगों को तक पहुँचाना है एजुकेशन को। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, A, B एंड D। हम यहाँ पर कोड देख लेते हैं एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब इनमें से देखना है कि कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। आपका इलेक्शन कमीशन इंडिया का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल NAAC। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आप सभी को पता है इट्स नन अदर दैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज UGC, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE. So B and C is the right answer and the code is here in option number C. Next, move towards our next question, that is question number 50, and the answer and it says which of the following statements are not correct in respect to राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो राज्यसभा में क्या कह सकते हैं कि इट हैज़ सेम पावर एज दोज ऑफ लोकसभा। जो शक्तियाँ लोकसभा में होती हैं राज्यसभा में भी वही होती हैं। या फिर इट कैन पास अ वोट, या फिर ये वोट को पास कर सकता है नो कॉन्फिडेंस का अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर इट कैन अमेंड अ मनी बिल, एक मनी बिल अमेंड कर सकता है, या फिर ये डिसॉल्व हो सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो जो राइट आंसर हमारा यहाँ
यहाँ पर जाएगा। राज्यसभा की अगर हम बात करें, बोला है कि करेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल कोई भी करेक्ट नहीं है। सब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ अपनी अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर सेम बोल दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। दूसरा, ये वोट पास नहीं करता नो कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, ये मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता और ये डिसॉल्व नहीं होता इमरजेंसी के समय पे। तो ये सारी गलत है, लेकिन हमें गलत ही बतानी है, तो फिर ये सभी सही हो जाएंगी आपकी। तो अब हमें आपको ऑप्शन देखना है A, B, C एंड D एंड इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर हम बात करें पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जो हमारे राज्य का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसके पावर की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, उसके पास पावर होता है कि वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है स्टेट हाई कोर्ट के, या फिर उसके पास पावर होती है कि वो पार्डन दे सकता है किसी भी डेथ सेंटेंस के केस में, या फिर वो डिप्लोमेटिक पावर्स उसके पास होती हैं। तो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सही है ना, हाँ करेक्ट में तो यही है कि वो उसके पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि वो जज को अपॉइंट करे, तो बिल्कुल नहीं, जज को अपॉइंट जहाँ तक है प्रेसिडेंट ही करता है आपका, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी को भी पार्डन देने का उसके पास पावर नहीं होती, डेथ सेंटेंस में तो कोर्ट ही करेगा आपका, ठीक है, कानून ही देखेगा, और डिप्लोमेटिक पावर्स ही इसके पास नहीं होती। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर A itself. Now question number 52 and it is in which of the following cases the principle of natural justice, किन केसेस में जो प्रिंसिपल होते हैं, मतलब जो सिद्धांत हैं नेचुरल जस्टिस के, हेयर द अदर पार्टी मस्ट बी फॉलोड, डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय, सप्रेशन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, या फिर डिसिप्लिनरी अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय। तो देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं हमारी, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो इट इज़ डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय। बिल्कुल नेचुरल जस्टिस होगा तो हम किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज सप्रेशन होता है म्यूनिसिपैलिटी का, थ्रेट नहीं होता नेशनल सिक्योरिटी का, और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट अ स्टूडेंट या फिर किसी भी एम्प्लॉय। सो A, B एंड D इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर C. Next question number 53 is which of the following set of statements reflects the basic characteristics of a teaching. टीचिंग की अगर हम बात करें तो इसकी किन विशेषताओं को कौन सी, मतलब इनकी विशेषताओं को कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे दर्शा रही है। तो यहाँ पर बोला है कि टीचिंग जो होता है वो ट्रेनिंग की तरह होता है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता इंस्ट्रक्शंस के बीच में या फिर वो कंडीशनिंग जो हम देते हैं या फिर जो भी हम कुछ पढ़ाते हैं उसमें। टीचिंग जो है वो आपकी लर्निंग से रिलेटेड है। टीचिंग जो है वो एक तरह का टास्क वर्ड है, टास्क है कह सकते हैं हम, टास्क वर्ड है, जबकि लर्निंग जो है वो एक अचीवमेंट वर्ड है। टीचिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, और वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, और कोई वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, और कोई पढ़ा सकता है जब लर्निंग ना हो रही हो, बिना लर्निंग के कोई पढ़ा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए टीचिंग जो है वो आपकी टीचिंग जो है वो ट्रेनिंग की तरह नहीं होती। ट्रेनिंग अलग चीज़ है, टीचिंग अलग थी। टीचिंग में आपको क्या जॉब लग चुकी है, अब आप जो भी पढ़ाओगे उस बेस पे आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन ट्रेनिंग में आपको देखा जा रहा है कि आप कैसा पढ़ाते हो। टीचिंग जब आपको मिल गई यानी कि आप जिसने भी आपको अपॉइंट किया वो श्योर है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी नॉलेज पे, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरी बात, कोई डिफरेंस नहीं होता इंस्ट्रक्शन में और कंडीशनिंग में। बिल्कुल क्यों नहीं होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने आपसे बोल दिया कि यू हैव टू कम टुमारो एट 7 o'clock, आपको कल 7 बजे आना है, बस दैट इज, यही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बोल दिया कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लेकिन कंडीशनिंग में क्या है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर तो हम काफ़ी कुछ
आपको बताते हैं, आपसे सुनते भी हैं। इंस्ट्रक्शन में हमने आपसे थोड़ा पूछा कि बताइए आप कंफर्टेबल हैं, कब आएंगे, ठीक है, तो इसलिए इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड होती है। जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कोई उससे सीख रहा है, ठीक है। टीचिंग जो है वो आपका टास्क वर्ड है, बिल्कुल पढ़ाना एक टास्क है, ठीक है, एक कार्य है। आपको एक टास्क दिया गया कि आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आप कोई भी एक टॉपिक लेके जा रहे हो, उस टॉपिक को आप कितना बच्चों तक पहुँचा पा रहे हो, दैट इज़ अ टास्क, ठीक है, बिल्कुल सही है। और लर्निंग जो है वो अचीवमेंट है कि आप सीख कर क्या अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, फोर्थ भी सही है। लेकिन टीचिंग मीन्स इंफॉर्मेशन देना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, और कोई ऐसे ही पढ़ा सकता है कि लर्निंग ना हो रही हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर अधिगम हो रहा है, कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, हो सकता है कि आप कोई सुन ही ना रहा हो, या फिर आपकी टीचिंग ऐसी हो कि वो बच्चे बोर हो रहे हो, या फिर लेक्चर मेथड है एंड ऑल, तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ। तो जो आपके राइट आंसर जाएंगे दैट इज स्टेटमेंट थर्ड, फोर्थ एंड sixth, and it is here in option number B. Next one is which of the following factors affect teaching। अब इनमें से कौन सा फैक्टर टीचिंग को अफेक्ट करेगा? टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, लर्नर्स मोटिवेशन, टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा, या फिर टीचर्स सेल्फ एफिकेसी, या फिर लर्नर इंटरेस्ट इन अ को करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, या फिर टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जाएंगे दैट इज फर्स्ट, बिल्कुल टीचर्स का जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। दूसरा, लर्नर का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लर्नर को आप जितना अच्छे से मोटिवेट करेंगे। टीचर का बायोग्राफिकल डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है। टीचर्स की सेल्फ एफिकेसी से यस बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा कि वो किस उस पर स्ट्रेंथ क्या है। लर्नर्स का इंटरेस्ट जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टीचर स्किल्स जो है कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे मॉनिटर कर रही हैं, तो ये मैटर करेंगी। और साथ ही साथ टीचर की नॉलेज कितनी है, सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज भी उस पर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो स्टेटमेंट सही थी दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, एंड इट इज़ हेयर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। Question number 55 is which combination of methods of teaching is likely to optimize learning? Lecturing, discussion and seminar methods, interactive discussion, planned lectures and PowerPoint based presentation, interactive lecture sessions followed by buzz sessions, brainstorming and projects, and lecturing, demonstration and PowerPoint based presentation. And the correct answer goes with option number C, interactive lecture sessions followed by buzz sessions, brainstorming and projects. Next है teaching aids have to be considered as an effective supplement to instruction, and ये सेशन था और इसका रीज़न दिया है कि दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वह करेक्ट है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही ए और आर सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज टू। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स को ग्रेड दे देना बिना लर्निंग आउटकम्स ग्रेड देना, या फिर एक्सक्लरेट करना स्टूडेंट्स की लर्निंग परफॉर्मेंस को, या फिर चेक करना स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस ग्राफ को, या फिर फीडबैक लेना। तो बिल्कुल आप काफ़ी बार बता चुके हैं कि हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग परफॉर्मेंस को जो है वो यहाँ पर एक्सक्लरेट करना है, क्योंकि अगर आपको जो फाइनल एग्जाम एक ही बार होते हैं तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो पैसिव रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। बस आपका मार्च में अगर एग्जाम है तो जनवरी में जाके कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को कंटिन्यू एक्सक्लरेट रखना, एक्टिव रखना, दैट वॉज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। Next is which of the following learner characteristics are likely to influence the effectiveness of teaching aids and evaluation system to ensure positive results? And ऑप्शंस हैं लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, एज एंड हैबिटेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लर्नर्स परसेंटेज, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस इन लर्निंग ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, नहीं। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड तो नहीं आना है। जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा दैट इज लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल, साथ साथ उसका मोटिवेशनल डिस्पोजिशंस। नेक्स्ट है
फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मैनकाइंड इज, नॉलेज को एडवांस करने के लिए जो लेटेस्ट स्ट्रेटजी बताई गई है मैनकाइंड के द्वारा, दैट इज कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एंड द राइट आंसर दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज, यहाँ पर आपको 2 सेट्स प्रोवाइडेड हैं, यहाँ पर जो हैं आपके सेट 1 सेट 2 मेथड्स ऑफ रिसर्च पर हैं, हमें इनको मैच करना है। तो एक्सपेरिमेंटल अगर मेथड की हम बात करें तो ये आपका मैच होता है मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल कंडीशन। एक्स फैक्टो मेथड की अगर हम बात करें तो ये आपका जाएगा 6 के साथ डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा। खुद आप इसको पकड़ लीजिए क्योंकि बार बार हटाने में ब्रश को टाइम हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव मेथड ये आपका जाएगा ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द करेंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना, सॉरी इससे पहले वाला ये था ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेकिंग प्रीफ्स। सो इसको आप मैच करिएगा, मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कोड बताती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3rd, 6th, 5th, 2nd एंड 1st मैच करेंगे, इसको लर्न करेंगे। आई होप सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें चैनल को। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।